ये कहानी तब शुरू होती है जब एक एलियन स्पेसशिप दो लोगों के ऊपर क्रैश होती है। वो दोनों लोग खत्म हो चुके थे, पर वो एलियन लोग उन्हें वापस से जिंदा करते हैं। वो उन्हें साइबॉर्ग बना देते हैं। उन्हें साइबॉर्ग बनने के बाद ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिससे कि वो इस दुनिया को खत्म कर सकते थे। उनमें से एक लड़का यही काम करता है तो दूसरा लोगों की सेवा करने लगता है। ये कहानी उन दो लोगों की है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर उनके विचार एक दूसरे से पूरे तरीके से अलग है। अब देखना यह है कि इनकी दुनिया कैसे चलेगी। इस एनिमे की शुरुआत में हमें इची नाम के एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चों के साथ अभी एक न्यू सिटी में शिफ्ट हुआ होता है। वो अपना नया कमरा देखते हैं जहाँ पे उसकी फैमिली मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका घर एक बड़ा सा बंगलो जैसा होगा, पर ये तो एक अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट के अंदर उसकी फैमिली डिनर करने के लिए कहीं और चली जाती है, पर वहाँ पे उसे अकेला छोड़ देते हैं। इची खुद से ही अब अपने घर का सामान अनपैक करने लगता है। उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो अपनी जेब से एक स्लिप निकालता है जो कि क्लिनिक की होती है। उसे टेस्ट के लिए वहाँ पे जाना होता है। अब वो देखता है कि उसे काफी सारे बॉक्सेस भी अनबॉक्स करने हैं। वो परेशान हो जाता है। अगले दिन वो एक सबवे से जा रहा होता है। सबवे के अंदर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे मजाक कर रहे होते हैं। वो उन्हें समझाना तो चाहता था, पर वो अपने मन से ही सोच लेता है कि अगर वो उनसे पंगा लेगा तब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपनी जगह पे बैठा रहता है। शाम के वक्त जब वो अपने घर आ रहा होता है तब उसे एक डॉग मिलता है। वो उस डॉग को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसे किसी ने छोड़ दिया था। उसकी फैमिली वाले उसे बाहर भेजने की कहते हैं, पर इची जो होता है वो उसे अपने कमरे में ले आता है। इसी तरह अब इची जो होता है क्लिनिक भी जाता है। उसके टेस्ट में उसे स्टमक कैंसर होता है। वो ये बात अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहता था क्योंकि उसके पास सिर्फ अब 3 महीने ही रह गए हैं जीने के लिए, पर उसकी फैमिली मेम्बर का एक का भी आंसर नहीं आता है उसकी कॉल के लिए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो एक पार्क में भी जाता है और काफ़ी ज़्यादा रोता है। वो अपने घर पे ही बताने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो उसे अपने पिता ही नहीं मानते। उसके बच्चे, उसकी बीवी भी उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती है। अब इची इसी तरह अपने डॉग को रात में एक वॉक के लिए लेके जाता है। वो एक पार्क में रोने लगता है, पर वो पार्क के अंदर वहाँ पे अपने पीछे एक लड़के को देख पाता है जो कि आसमान के अंदर काले बादलों को देख रहा होता है। पर तभी जब वो लोग आसमान में देखते हैं, एक स्पेसशिप अचानक से उनकी आंखों के आगे आ जाती है और उन लोगों के ऊपर ही क्रैश लैंडिंग कर जाती है। तभी हमें एक विविड वाली वॉइस सुनाई देती है जो कि कहती है कि हमने 2 लाइफ फॉर्म्स को बर्बाद कर दिया है, हमें उन्हें ठीक करना पड़ेगा। और इसी तरह वो उन लोगों को ठीक करने लगते हैं। अगले दिन इची उठता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी याददाश्त उस रात की जा चुकी थी। उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। वो अपने घर आता है और काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेता है। वो अपने ऑफिस के लिए निकलता है। उसकी आंखें पहले से ज़्यादा ठीक हो गई थी। वो बिना चश्मे के अब सब कुछ चीज़ें देख सकता था। क्लिनिक में भी उसके टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं। ये देख के तो डॉक्टर्स को एक मिरेकल ही लग रहा होता है। इची अपने घर की तरफ जब जा रहा होता है तभी वो अपने शरीर में देख पाता है कि उसके अंदर से भाप की तरह पानी निकल रहा है और तभी उसका हाथ एक ऑटोमेटिक गन में बदल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। इची ये देख के हैरान होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। वो अपने सर को ऊपर नीचे करने लगता है कि तभी उसके चिन के नीचे वो अपने एक बटन दबा देता है और वहाँ पे हमें एक बॉम्ब को उसके शरीर के अंदर दिखाया जाता है। वो पूरे तरीके से साइबोर्ग बन चुका था। इची उसी रात उसी पहाड़ी पे आता है जहाँ पे उस लड़के को याद करता है। वो सोचता है कि ज़रूर उस लड़के के साथ भी यही हुआ होगा। अब वो पार्क से अपने घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ एक आदमी फोन बूथ पे अपनी फैमिली से आखिरी बार मिलने की इच्छा जताने लगता है। वो उनसे एक और चांस मांग रहा होता है उनके साथ जीने के लिए। उसकी फैमिली उसके लिए मान जाती है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये सारी बातें इची सुन रहा होता है, पर तभी उस आदमी के ऊपर कुछ लोग अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। ये बात इची को समझ में आ जाती है। तभी वो लोग जो कि उस बैगर को मारने के लिए आए हुए होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो उसके ऊपर काफ़ी सारे रॉकेट छोड़ते हैं। वो उसे परेशान करने के लिए आए हुए होते हैं। वो बंदा उनसे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। वो उसके ऊपर फायर क्रैकर से अटैक करते हैं। इची वहाँ पे नहीं जाना चाहता था, पर वो खुद को नहीं रोक पाता और उसका डॉग भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इची वहाँ पे आ चुका था। वो बिल्कुल बिना किसी से डरे अब उसी होमलेस मैन के पास जाने लगता है, पर तभी वो लोग इची को पकड़ के काफ़ी ज़्यादा मारते हैं। इची बेहोश हो चुका होता है और उन लोगों को लग रहा होता है कि ये मर चुका है। उसके बाद उस बैगर को मारने के लिए जाते हैं, पर तभी इची जो होता है उसकी हेड के पीछे से कैमरा ऑन हो जाता है। वो उन सभी की आइडेंटिटी चेक कर रहा होता है। उनकी आइडेंटिटी और सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स थे उनकी सारी चीज़ों से पता चल चुकी थी। वो उनके ऊपर अटैक भी कर चुका था। वो लोग बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उनके सोशल मीडिया के हैंडल के ऊपर यही क्लिप चला देते हैं। उन बच्चों की वीडियो अब लीक हो चुकी है। वो खुद की जान नहीं बचा सकते हैं। वो बैगर जो होता है वो इची से माफ़ी मांगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है
और वो कहता है कि अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा। वहाँ से चला जाता है। इची काफ़ी ज़्यादा रोता है कि उसने पहली बार किसी आदमी की मदद की थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी इन पावर्स को पाके और वो वादा करता है कि वो अब से हमेशा हर किसी की मदद करेगा। इची अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। वो जिसकी भी मदद करना चाहता है वो अब कर सकता है, पर वो अपने डेली लाइफ को तो इस तरह नहीं भूल सकता है। वो रोजाना की तरह ऑफिस भी जाया करता है। इची सोचता है कि अब मैं लोगों की किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। अब हमारा सीन चेंज होता है। हमें मारी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। हीरो नाम का लड़का जो कि उसी बूढ़े आदमी के साथ था, उसका फ्रेंड कहता है कि देखो मारी कितनी सुंदर है, जिस पे हीरो कहता है कि मुझे सेल्फिश लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मारी जो लड़की है वो पूरी की पूरी सेल्फिश है। दूसरी तरफ वो अपने बेस्ट फ्रेंड आंडो की भी चिंता करने लगता है क्योंकि उसे एक दिन पहले कुछ लोगों ने बुली किया था। हीरो अब अपने दोस्त आंडो के घर पे जाता है। आंडो जो होता है वो अभी भी लेटा हुआ होता है, इसलिए वो उसे जगाने के लिए कॉमिक पढ़ने लगता है। वो तब भी आंसर नहीं देता है, इसलिए अब हीरो जो होता है वो कहता है कि मैंने सुना एक साइको किलर घूम रहा है, उसने अभी तक 8 लोगों को मार दिया है। तुम भी काफ़ी दिनों से स्कूल को स्किप कर रहे हो, कहीं वही तो तुम नहीं हो। जिसके ऊपर आंडो जो होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पे कुछ भी तरह का रिएक्शन नहीं था। इस वजह से अब हीरो जो होता है वो कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, ये सारी चीज़ें ही मजाक थी। आंडो उसका भी कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए हीरो जो होता है वो उसे अपना साइबोर्ग वाला चेहरा दिखाता है। वो अपने चेहरे को पूरे तरीके से खोल देता है। आंडो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो वापस से उसे वही ट्रिक दिखाने के लिए कहता है, जिसके ऊपर हीरो जो होता है वो उसके अपार्टमेंट के बाहर ले आता है और अपनी पावर की मदद से क्रो को मार देता है। तब भी अब आंडो को वो एक मैजिक ही लग रहा होता है, इसलिए अब हीरो जो होता है उसे एक स्टोर में ले आता है। वहाँ पे टीवी को भी कंट्रोल करने लगता है। ये देख के आंडो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब वो उसे रोड पे ले आता है। रोड पे आके वो कहता है अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त। ये कहने के बाद अब वो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट कराने लगता है। एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा भयंकर हो जाता है। आंडो ये देख के हैरानी से कहता है कि ये बात अब यहीं तक नहीं रही है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है हीरो के लिए। और वो कहता है कहीं तुम मुझे भी तो नहीं मार दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है। जिसके ऊपर वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ और तुम कल से स्कूल भी आ सकते हो। जिन्होंने भी तुम्हें परेशान किया था मैं उन सभी लोगों को मार दूंगा। आंडो ये भी कहता है कि तुम हीरो भी तो बन सकते हो ना हीरो। जिसके ऊपर हीरो मना कर देता है कि मैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मुझे हीरो बन के कोई खुशी नहीं महसूस होगी। आंडो परेशान होने लगता है अपने दोस्त के लिए। दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है आंडो कहता है कि इसके पास इतनी पावर आ चुकी है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं ये कोई मुश्किलात तो नहीं खड़ी कर लेगा अपने लिए। वो अपने दोस्त के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ अब हमें हीरो को दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर से बात करता है। डिनर खाने की बात करके वो उस फ़ोन को कट कर देता है। अब वो नॉर्मली ऐसे ही अब गलियारे के अंदर घूमने लगता है। इसी तरह घूमते घूमते वो किसी भी एक रैंडम घर के अंदर घुस जाता है। उस घर के अंदर घुसने के बाद वो वहाँ के सारे फैमिली मेम्बर्स को एक एक करके अपने इनविजिबल बुलेट से मारने लगता है। सबसे पहले वो उस घर की औरत को, बाद में बीवी और बच्चे को भी मार देता है। इसी तरह आदमी की भी बारी आती है। आदमी उसे अपने बच्चे की जान बख्शने की कहता है, पर उसके ऊपर हीरो नहीं मानता है और हीरो उन दोनों को अपनी एक ही बुलेट में ख़त्म कर देता है। इस तरह फैमिली के आधे से ज़्यादा मेंबर्स ख़त्म हो चुके थे। पर तभी घर की बेल बजती है और उसके बाद हमें एक लड़की को वहाँ पे आता हुआ दिखाया जाता है। वो लड़की हैरान होती है कि उसकी फैमिली मर चुकी है, पर तभी हीरो उसके सामने आ जाता है। हीरो पूछता है तुम्हें कौन सी कॉमिक पसंद है। वो लड़की उसी कॉमिक का नाम लेती जो कि हीरो को पसंद थी, इसलिए हीरो जो होता है वो उसे आसान सी मौत दे के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था, जो कि उसकी असलियत जानता है। दूसरी तरफ अब हमें इची को दिखाया जाता है। इची अपने घर में आ चुका होता है। इची अपने ईयर के ऊपर क्लिक करता है कि तभी उसे रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इची को पता होता है कि कोई ना कोई मुसीबत में, इसलिए वो अपनी कार से जाने लगता है, पर ट्रैफिक की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। इची खुद के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो उस जगह पे एक बिल्कुल गलत टाइम पे पहुंचा था जब हर कोई ख़त्म हो चुका है। वो खुद के ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है कि उसकी वजह से इन लोगों की जान गई है। दूसरी तरफ अब हमें हीरो और इची को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। इची को पता होता है कि ये वही लड़का है जो कि उसके साथ था, पर तभी हीरो जो होता है वो इची के ऊपर अटैक कर देता है। इची दूर जाके गिरता है और जब हीरो वहां से जाने लगता है इची उसी के ही पीछे होता है। इची उसकी तरफ गुस्से से देख रहा होता है तो हीरो अपने जेट पैक वहां से निकाल के उड़ जाता है। अब इची उसका पीछा नहीं कर सकता था, इसलिए वो पीछे ही रहने का फैसला करता है। और दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन इची खुद के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि उस लड़की की जान उसकी वजह से गई है, पर दूसरी तरफ हमें डॉग को भी दिखाते हैं। अब इस तरह के केस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने लग चुके होते हैं, लोगों की जान जा रही होती है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है हीरो जो होता है कहता है कि मेरी बुलेट का इस्तेमाल उस बूढ़े आदमी के ऊपर क्यों नहीं हुआ था, और यही सारी बातें वो अब आंडो को भी बताता है। वो आंडो को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना चाहिए, तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा, और वो उसे अपनी इनविजिबल बुलेट के ऊपर का सीन भी बताता है।
आंडो की उंगली पे कट लग चुका था, इसलिए अब हीरो जो होता है उसकी उंगली के ऊपर हाथ रखता है, उसका कट गायब हो जाता है। आंडो ये देख के कहता है कि तुम्हें तो इस तरह काफ़ी लोगों का इलाज भी कर देना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में है। हीरो कहता है कि मुझे उनका इलाज करके कोई भी खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उन लोगों का इलाज नहीं करता हूँ और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ अपने से ही मतलब रखना चाहिए। अब हमें इची को दिखाया जाता है। इची अब एक सबवे से अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वो कुछ गैंगस्टर लाइक बंदों को देखता है जो कि एक आदमी को परेशान कर रहे हैं, उससे पैसे छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी बीच इची जो होता है उनके बीच में घुस जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस तरह किसी आदमी के पैसे कोई छीने, क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए ही तो कमा रहा है। और वो उसके बाद इची उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। इची को फाइट अच्छे से नहीं आती थी, फिर भी उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए वो एक एक पंच में उन सारे गैंग मेंबर्स को लेटा देता है। वो आदमी जिसके पैसे छीने जा रहे थे वो इची को शुक्रिया कहता है। इची काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे वहाँ से घर जाने को कह देता है। इची जब अपने घर जा रहा था उसके कानों में एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। इची अब अपनी ट्रैकिंग आइस का इस्तेमाल करता है और उस घर को ढूंढ लेता है जहाँ से ये आवाज़ आ रही है। उसके बाद इची जो होता है वो कहता है कि अगर मैं पैदल गया तब शायद से मैं उसके घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इसलिए वो हीरो की तरह जेट पैक के बटन को ढूंढने लगता है। और कुछ ना कुछ देर बाद में इची जो होता है वो जेट पैक का बटन ढूंढ लेता है। वो उसकी कमर के ऊपर ही होता है। वो जब उसे क्लिक करता है उसके जेट पैक खुल जाते हैं। पहली बार में इची को जेट पैक का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए वो गिरने से एक बार बच जाता है, उसकी जान नहीं जाती है। जिसके बाद इची वापस से ट्राई करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है। वो उस घर के पास में जिसके अंदर आग लगी हुई होती है वो क्रैश लैंडिंग करता है। बच्चे बाहर थे, उसके पेरेंट्स अंदर ही बेहोश हो चुके थे, इसलिए इची उस घर के अंदर जाता है और वहाँ से उनके पेरेंट्स को बाहर निकाल के लेके आता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इची उन्हें उनके बारे में बताने से मना कर देता है और इची खुशी से वहाँ से चला जाता है। इची रोने लगता है, क्योंकि कभी इची ने भी नहीं सोचा था जिसकी जान मुश्किल में होगी वो उन लोगों की जान बचाएगा। अगले दिन हीरो आंडो के घर पे जाता है। वो आंडो को अपने साथ स्कूल लेकर जाने लगता है। आंडो घबरा रहा होता है क्योंकि कहीं वही बुली उसे परेशान ना करने लगे। क्लास के अंदर वही बुली आंडो को वापस से परेशान करने के लिए आते हैं, पर हीरो बीच में आता है और उसे बचाने लगता है। वो बुली हीरो के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करता है, पर हीरो उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ को इतना ज़्यादा मसल देता है कि वो जो बुली होता है वो आंडो और हीरो से माफ़ी मांगने लगता है और अगली बार उनकी नज़रों के आगे आने से भी मना कर देता है। ये कह के वहाँ से जाने तो लगता है, पर उस बुली के जितने भी साथी होते हैं वो आंडो और हीरो को रूफटॉप पे आने के लिए कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब आंडो और हीरो रूफटॉप पे तो आ जाते हैं, पर वो बुली कहीं पे भी नहीं देखते हैं, इसलिए हीरो जो होता है वो अपनी सुपरविजन आई का इस्तेमाल करता है। वो काफ़ी किलोमीटर दूर तक देख पा रहा होता है। वो पुलिस को स्पॉटेड कर लेता है और वो अब बाइनोकुलर वापस से अपनी जेब में से निकाल के देता है। वो आंडो को इससे देखने के लिए कहता है। पुलिस उसके सामने खेल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हीरो अपनी इनविजिबल बुलेट से उन सभी का काम एक एक करके खल्लास करने लगता है। ये देख के आंडो घबरा जाता है, क्योंकि इस तरह तो इसने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया है, कहीं यही तो वो लड़का नहीं है जिसने पहले भी काफ़ी सारे मर्डर किए हैं। वो कंफ्यूज होने लगता है। दूसरी तरफ हीरो जो होता है उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो लोग बुरे थे, मैंने कुछ भी बुरा काम नहीं किया है। दूसरी तरफ वो अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी उसे बढ़ा के दिखाता है। इस तरह उसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, इसलिए वो उसे आर्केड गेम चलने के लिए भी कहता है। पर आंडो जो होता है उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं सुधर जाते हो, तुम एक पुलिसमैन क्यों नहीं बन जाते हो, तुम इस तरह काफ़ी सारे क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हो, तुम हमारी दुनिया को एक अच्छी जगह में बदल सकते हो। उसके ऊपर हीरो से मना कर देता है, क्योंकि वो इस तरह का आदमी नहीं बनना चाहता है। आंडो जो होता है अब उसे दूर रहने के लिए कहता है। इसके ऊपर हीरो कहता है कि तुम्हें कभी भी स्कूल स्किप नहीं करनी चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इचिब अपने घर की तरफ आ रहा होता है। एक बिल्ली के ऊपर एक ट्रक जो होता है एक्सीडेंट करके चला जाता है। इसकी वजह से उस बिल्ली की जान चली जाती है। अब इची जो होता है उस बिल्ली के देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। वो उस पर हाथ लगाता है, इस वजह से वो बिल्ली वापस से ठीक हो जाती है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा इची खुश होता है और उसने अपनी अब न्यू सुपर पावर को भी सीख लिया होता है। इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है, जितने भी पेशेंट जो कि काफ़ी सारी बुरी अवस्था में होते हैं उन्हें ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ अब हीरो जो होता है आंडो की बात से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वो अब किसी भी रैंडम घर में चला जाता है और उसकी फैमिली को पूरे तरीके से उड़ा देता है। गली में चल रहे लोगों को वो एक एक करके मारने लगता है। दूसरी तरफ अब हमें फुमिनो नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक बेकरी शॉप पे काम करती है। उसकी कोवर्कर उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिसके पर वो कहती है कि हाँ उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक एवरेज सैलरी कमाता है और एक एवरेज सी जॉब करता है। उसकी कोवर्कर को लगता है कि वो शायद से ज़रूर हैंडसम होगा, पर जब वो देखती है
कि उसकी फ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा एवरेज है, वो उससे कैसे सेट हो सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होती है, पर फुमिनो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होती है। दूसरी तरफ वो अपने एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पे फुमिनो का बॉयफ्रेंड जो होता है फुमिनो को मैरिज का प्रपोजल करता है। ये बात सुन के फुमिनो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उससे मैरिज करने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन फुमिनो अपनी जॉब पे होती है। फुमिनो को एक बंदा स्टॉक कर रहा होता है और जब फुमिनो अपने घर के लिए निकलती है एक ब्रिज के नीचे से, तभी फुमिनो के सामने एक ऐसी वैन आती है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो फुमिनो को किडनैप कर लेते हैं, वो फुमिनो को वहाँ से ले जाते हैं। फुमिनो की जब आंखें खुलती है वो खुद को एक टॉप की बिल्डिंग में पाती है, जहाँ पे वो बिना क्लोथ्स के होती है। उसके सामने जो बंदा होता है उसका नाम साजिमा होता है, जो कि याकुजा का हेड है। वो उससे प्यार करता है, तो दूसरी तरफ उसी चीज का फायदा उठा के फुमिनो उसके मेन पार्ट पे अटैक करती है। वो वहाँ से भाग के अब उसकी ही कटाना पकड़ लेती है। अब वो बंदा जो होता है वो उसे इस कटाना को फेंकने के लिए कह देता है, पर फुमिनो उसकी बात नहीं मानती। वो उस पर अटैक करने लगती है। उसी बीच उसका हाथ कट जाता है, वहाँ से खून निकलने लगता है। उसके बंदे आके उसके खून को पहले रोकते, इसी चीज का फायदा उठा के फुमिनो उस बिल्डिंग से भाग जाती है। वो अपने घर में आती है, जहाँ पे पहले से उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे कैब में से उतरता देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फुमिनो अब अपार्टमेंट में आके उसे सारी बातें बता देती है कि वो लोग याकुजा के मेंबर थे, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिस पे उसका बॉयफ्रेंड पुलिस को बताने की कोशिश करता है, पर फुमिनो उसे रोक लेती है क्योंकि उसे शायद से ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं, पुलिस बल्कि उसे ही पकड़ लेगी। अब हमें उसकी गेट पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आने लगती हैं। गेट तोड़ के वहाँ पे याकुजा के मेंबर्स आने लगते हैं। याकुजा का हेड भी अब उनके सामने आ जाता है, जो कि फुमिनो को लेने के लिए आया हुआ होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे पैसे देने के वादे करता है कि वो फुमिनो को छोड़ दे, वो उसे पैसे दे देगा, पर उनका जो हेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि फुमिनो ने उसका हाथ काट के भगी है और वो उसको इस तरह नहीं छोड़ सकता है। अब वो जो हेड होता है अब उसके बॉयफ्रेंड को गले से पकड़ लेता है, उसकी जान जाने लगती है। फुमिनो काफ़ी ज़्यादा रोती है और मदद की गुहार लगाने लगती है। तभी वहाँ पे इची आ जाता है। इची बिना क्लोथ्स के होता है, वो एक एक करके याकुजा के मेंबर्स को मारने लगता है। याकुजा के हेड को पकड़ के उसे दीवार से भिड़ा देता है। याकुजा का मेंबर अब अपनी जेब में से गन निकालता है, वो उसके हेड पे काफ़ी ज़्यादा गन के शॉट्स मार देता है। इसी वजह से इची वहाँ पे बेहोश हो जाता है। इची की आंखें जब खुलती है उसके सामने अब फुमिनो का बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ होता है, उसकी सांसें नहीं चल रही होती है। इची उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर वो ठीक नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए इची काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, पर वो अपनी कोशिश नहीं रोकता है। वो कुछ देर इसी तरह करता है, उसकी वजह से अब फुमिनो की बॉयफ्रेंड की आंखें खुल जाती हैं, वो जिंदा होता है, वो सांस ले पा रहा होता है, पर उसकी ज़िंदगी से फुमिनो जा चुकी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। पर इची उससे वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस ज़रूर लेके आऊँगा और उन याकुजा मेंबर्स को उनकी मतलब की सज़ा ज़रूर दे के रहूँगा। और तभी उसके पास कॉल आता है जिसके ऊपर अब वहाँ पे इची कहता है, याकुजा मेंबर्स के हेड मैं तुम्हारी ज़िंदगी लेने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। अब वहीं इची अपने जेट पैक का इस्तेमाल करके याकुजा मेंबर के घर में पहुँच जाता है और वहीं दूसरी तरफ याकुजा का मेंबर जो होता है वो कहता है तुम दूर चले जाओ, और वो उसके सर के ऊपर वापस से गोली मारता है, पर इची के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है। इची बिल्कुल जिंदा खड़ा था और वो इसी तरह एक मुक्का अब उसके हेड के ऊपर मारता है। अब वहीं पे याकुजा मेंबर का हेड जो होता है उसका मुंह पिचक चुका था। वो कहता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने वाले हो, मैं एक गैंगस्टर हूँ, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। उसकी ये बात सुन के उसी समय वहाँ पे उसके लोग आ जाते हैं जो कि इची के ऊपर चारों तरफ से गोलियां बरसाने लगते हैं। इची उन गोलियों को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी उसका ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाता है, उसके जेट पैक अपने आप खुल जाते हैं, उसके शरीर से गन के शॉट्स अपने आप चलने लगते हैं और याकुजा मेंबर के हर एक आदमी की आंखों के ऊपर वो शॉट लगते हैं, जिसकी वजह से वो अब अंधे हो चुके होते हैं। इची ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि ऑटो पायलट मोड तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब दूसरी तरफ वो फुमिनो के पास जाता है, वो फुमिनो को गुहार लगाता है। फुमिनो एक कमरे से बाहर निकलती है, दूसरी तरफ याकुजा मेंबर का हेड भी मर चुका था। फुमिनो जो कि कमरे में बंद होती है वो काफ़ी ज़्यादा अपने बॉयफ्रेंड के लिए रोने लगती है, पर इची उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम कपड़े पहन लो, मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ। वो उसे लेके उसके बॉयफ्रेंड के पास छोड़ देता है। उनकी लाइफ खुशी खुशी चलती है और ये न्यूज़ अब फैल जाती है कि याकुजा के जितने भी रैंकिंग मेंबर्स थे वो सभी एक ही दिन में मर चुके हैं। मारने वाले की आइडेंटिटी अभी भी अनजान है। तो दूसरी तरफ अब हमें हीरो की भी न्यूज़ दिखाई जाती है, जो कि एक साइको किलर है, जो कि रैंडमली किसी भी घर में घुस के लोगों को मारने लगता है और वो गोली के शॉट्स का इस्तेमाल भी नहीं हुआ होता है क्योंकि उनके शरीर में कोई भी बारूद नहीं मिलता है, पर वो निशान गोलियों के ही होते हैं। दूसरी तरफ आंडू ही ये न्यूज़ देख रहा होता है। स्कूल के अंदर ये न्यूज़ फैल जाती है क्योंकि इनकी क्लास के काफ़ी सारे बच्चों को एक ही बार में किसी ने मार दिया होता है। वो किलर जरूर नहीं कि स्कूल का होगा। दूसरी तरफ हीरो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। आंडो ये देख के हैरान होता है कि कैसे हीरो अपने ही दोस्तों को मार के इतनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है।
वो इस गिल्ट में जी रहा होता है कि उसी की ही गलती थी कि उसने हीरो को नहीं रोका। अब वो घर पे पुलिस को ये बताने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं बता पा रहा होता, उसके अंदर हिम्मत नहीं होती है। वो गूगल पे सर्च भी करता है कि किलिंग मशीन और हीरो मशीन या बॉडी मशीन, इस तरह के सर्च में उसे काफ़ी सारी न्यूज़ेस मिलती है जहाँ पे एक आदमी कुछ लोगों को मिरेकलसली ठीक कर रहा होता है। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है। आंडो को ये बात जब पता चलती है कि हीरो भी किसी को भी ठीक कर सकता है, तो उसे लग रहा होता है कि हीरो इस तरह का काम नहीं कर सकता है कि वो लोगों को एक तरफ मारे तो कुछ लोगों को वो जिंदा करे, इसलिए ज़रूर ये कोई और होगा जो कि हीरो की सोच से बिल्कुल परे है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट। उसे बुलाने के लिए किसी न किसी तरह का काम करना पड़ेगा जिससे कि वो इसकी आइडेंटिटी को रिवील कर सके, यानी कि वो उस आदमी की मदद ले सके। इसलिए उसे याद आता है कि हीरो को कितनी ही से कितनी ही दूर तक की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, वो किसी भी आवाज़ को सुन सकता है। इसलिए आंडो जो होता है अब वो ये अखबार लगाता है कि मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई बचाने आ जाओ। उसकी ये बात सुन के उसके घर की बेल की रिंग बजती है और तभी हमें दिखाया जाता है इची उसके घर के बाहर होता है। इची कहता है कि तुम्हारे घर में कोई मुसीबत पे तो नहीं है। तभी आंडो बाहर आता है। आंडो देख पाता है कि ये तो बूढ़ा आदमी है जिसके ऊपर कपड़े नहीं है, ज़रूर ये भी उड़ते हुए आया है, इसलिए उसे अपने घर में ले आता है। वो उसे कहता है कि मेरा दोस्त भी आपकी तरह मशीन है, वो किलर बन चुका है, वो लोगों को मिरेकलसली मार रहा है। ये बात सुन के इची कहता है कि तुम्हारा दोस्त काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा है जो कि कुछ भी उसका नहीं बिगाड़े होते हैं। इसके ऊपर उसका दोस्त आंडो कहता है कि ये सब मैं चीज़ें जानता हूँ, मेरा दोस्त बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा है, वो एक सेंसलेस किलिंग मशीन बन चुका है जो कि लोगों को ऐसे ही मारता रहता है। अब दूसरी तरफ इची भी उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि वो भी तो एक मशीन है। जिसके ऊपर आंडो से समझाता है कि आप उसकी तरह उस तरह की मशीन नहीं हो जो कि लोगों को मारता रहता है, आप तो वो मशीन हो जो कि लोगों को जिंदा करता है, तुम तो मेरे लिए हीरो हो। उसकी ये बात सुन के इची काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने तारीफ़ की है जो कि उसे मशीन बनने के बाद ही मिली है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। सो गाइज हमें ये वाला पार्ट यहीं पे एंड करना पड़ेगा, और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो के ऊपर लाइक का टारगेट पूरा करना पड़ेगा जो कि 1 के लाइक का है। अगर आप ये कंप्लीट करा देते हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा।